आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। आज का सेशन करते हैं जल्दी से स्टार्ट एंड इट्स रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ द फॉरफिटिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अकाउंट रिसीवेबल्स को फाइनेंस किया जाता है इन केस ऑफ फैक्टरिंग। एंड तीन टोटल आपके पास वहां पर पर्संस रहते थे। वन इट वाज रिलेटेड टू क्लाइंट, जिसके अकाउंट रिसीवेबल्स जिसको मिलने होते थे। दूसरा था फैक्टर, यानी कि जो कंपनी फाइनेंस करती थी। और थर्ड थे डेटर्स, जिन्होंने पैसे देने होते थे क्लाइंट को। ठीक है, सेम वे में यहां पर भी यही चीज रहती है, लेकिन डिफरेंसेस को समझो। जहां पर फैक्टरिंग होती थी डोमेस्टिक ट्रेड के लिए मैक्सिममली, वहीं पर फैक्टरिंग का इस्तेमाल होता है इन केस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। तो मोस्टली जो इसका इस्तेमाल होता है फॉरफिटिंग का, डेट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। यानी कि एक एक्सपोर्टर होगा, एक इंपोर्टर होगा। अब एक्सपोर्टर ने क्या होता है, कई बार पैसा लेना होता है इंपोर्टर से। अब ये दोनों बैठे अलग अलग कंट्री में, तो डेफिनेटली विश्वास वैसे ही नहीं बनता। ठीक है, तो ये अकाउंट रिसीवेबल्स है। और ये जो अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं ना, वो होते हैं फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्पसेस। यानी कि इन केस ऑफ फैक्टरिंग तो जब हम बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म पर्पस की बात करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं रिलेटेड टू द फोरफिटिंग, तो हम मीडियम एंड लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस की बात करते हैं। और इस केस में एक्सपोर्टर ने पैसे लेने हैं इंपोर्टर से, तो एक्सपोर्टर कनेक्ट करता है किसके साथ, फोरफिटर के साथ। सो हेयर इंस्टेड ऑफ फैक्टर वी विल बी हैविंग द फोरफिटर। अब ये फोरफिटर का कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक भी होता है इंपोर्टर की कंट्री में। अब जैसे ही एक्सपोर्टर ने कनेक्ट किया, उसको अपना बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाया कि भाई ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसको हमने आपसे पैसे लेने हैं, या लेट्स से ये हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, इनके हमने पैसे लेने हैं। तो फॉरफिटर जो है वो अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को करेगा कनेक्ट, सो एज टू चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इंपोर्टर। एंड फर्दर जो फॉरफिटर है वो क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करेगा रिलेटेड टू द एक्सपोर्टर। और अगर सब कुछ चीज सही पाई जाती है, तो 100% जो पैसा है अपनी फीस डेबिट करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद 100% जो पैसा है वो प्रोवाइड कर देगा एक्सपोर्टर को इन केस ऑफ द फोरफिटिंग। ठीक है, और फिर क्या होएगा कि सारी जिम्मेदारी किसकी बन जाएगी, वो फॉरफिटर की बन जाएगी कि बुक डेब्ट्स को मैनेज करना है, रिकवरी लेनी है इंपोर्टर से ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, वो सारी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, डेट विल बी रिलेटेड टू द फॉरफिटर। तो डेफिनेटली काफी ज्यादा बेनिफिट है। और देखो, जहां पर मैंने आपको बताया था कि फैक्टरिंग जो होती है वो विद रिकोर्स बेसिस भी हो सकती है, विदाउट रिकोर्स बेसिस भी हो सकती है। वहीं पर जो फॉरफिटिंग का प्रोसेस है, डेट इज जनरली विदाउट रिकोर्स बेसिस। तो ये फॉरफिटिंग जो होती है जनरली दिस इज विदाउट रिकोर्स बेसिस, ये विदाउट रिकोर्स बेसिस के ऊपर होती है इन जनरल। ठीक है, तो इस चीज का भी यहां पर ध्यान रखना। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द फैक्टरिंग एंड द फॉरफिटिंग। वन इट इज रिलेटेड टू फैक्टर का इस्तेमाल होता है कहां पे, डोमेस्टिक में। और फॉरफिटिंग का इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल में। और फैक्टरिंग होती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, फॉरफिटिंग होती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म पीरियड। ठीक है, एंड फिर आता है डिफरेंस रिलेटेड टू विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स का। क्योंकि इन जनरल अगर हम बात करें फॉर फैक्टरिंग की, तो वो विद रिकोर्स भी हो सकती है, विदाउट रिकोर्स भी हो सकती है। लेकिन जो फॉरफिटिंग होती है वो विदाउट रिकोर्स बेसिस पर या नॉन रिकोर्स बेसिस पर होती है इन जनरल। और फैक्टरिंग के केस में जो 80 टू 90% फाइनेंस दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। लेकिन फॉरफिटिंग के केस में देयर इज नो रिस्क, बिकॉज देखो इंटरनेशनल ट्रेड में पॉलिटिकल रिस्क भी होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी होता है, और तरह के रिस्क भी होते हैं। वो सभी रिस्क खत्म हो जाते हैं एक्सपोर्टर के। ठीक है, और 100% फाइनेंस दिया जाता है, 100% फाइनेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज अवेलेबल इन केस ऑफ द फॉरफिटिंग। ठीक है, तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस रिलेटेड टू इट। आई होप कि आपको फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग का जो ये टॉपिक है, ये तो कंप्लीटली कवर हो गया होगा आपका। और इसमें कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, देयर इज एक्सपोर्टर, देयर इज इंपोर्टर, देयर इज फॉरफिटर, और एक होता है इंपोर्टर बैंक, जिसको हम कहते हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है फॉरफिटर अरेंजमेंट का। दैट दूज आर द मेन पार्टीज रिलेटेड टू इट। तो एडवांटेजेस क्या रहते हैं, एक्सपोर्टर को 100% साथ के साथ उसको पैसा मिल जाता है। कोई डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है, क्योंकि नॉन रिकोर्स बेसिस पर है। नॉन रिकोर्स बेसिस का मीनिंग क्या होता है
कि इन केस अगर ड्यू डेट के ऊपर जब ये पैसे लेने के लिए गया, ठीक है, कॉरेस्पोंडेंट बैंक जो था यानी कि इंपोर्टर बैंक जो था वो पैसे लेने के लिए गया और इसने कर दिया डिफॉल्ट, तो एक्सपोर्टर के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज बेसिकली नॉन रिकोर्स बेसिस। और बैलेंस शीट रिसीवेबल्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, आपको पॉलिटिकल और कमर्शियल रिस्क से भी प्रोटेक्शन मिल जाती है और आपको कोई फॉलो अप करने की जरूरत नहीं रिकवरी के लिए। दीज आर द एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस के कॉस्टिंग ज्यादा है। अगर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस के मुकाबले में इसकी बात करते हैं, वी से इट कि मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, लेकिन इस केस में कॉस्टिंग भी ज्यादा होती है, यानी कि फीस ज्यादा पड़ती है। और अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है बैंक गारंटी के ऊपर। अवेलेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? बैंक गारंटी के ऊपर। अब ये फॉरफेटर एसेस तो दे नहीं देगा। अगर कोई बैंक गारंटी अवेलेबल होगी सिर्फ और सिर्फ तभी फॉरफेटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। एंड मेजरली क्योंकि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है, सो फॉरफेटिंग इज मेजरली फॉर द कैपिटल गुड्स। मेजरली कौन सी गुड्स के लिए अवेलेबल होता है? दिस इज फॉर द कैपिटल गुड्स, बिकॉज दिस इज फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पीरियड। तो कैपिटल गुड्स के लिए या बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके लिए जो फॉरफेटिंग की सर्विसेज होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। अगर यहां तक का टॉपिक क्लियर हो गया है, फॉरफेटिंग का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है, सो मेक श्योर करो कि वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इट्स रिलेटेड टू द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इट्स रिलेटेड टू द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम सीडी बोल देते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रिसीट, सीडीआर भी बोल देते हैं, सीडी भी बोल देते हैं। दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? दिस इज अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, और इसे भी डीमैट फॉर्मेट में इशू किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था रिलेटेड टू द कमर्शियल पेपर, इसे भी डीमैट फॉर्मेट में यानी कि डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में इशू किया जाता है अगेंस्ट फंड्स जो कि आप जमा करवाते हो बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, और आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो मेन फीचर क्या है? दिस इज शॉर्ट टर्म, दिस इज नेगोशिएबल, एंड फर्दर दिस इज इशूड बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसको भी डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जाता है। दिस इज इशूड ऑन डिस्काउंट, यानी कि पूरी की पूरी वैल्यू पे करने की जरूरत नहीं है आपको। एज सच कोई आपको वैल्यू जो मिलेगी वो डिस्काउंट के ऊपर आपको इशू किया जाएगा और मैच्योरिटी पर आपको पूरी की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज द मेजर पर्पस। एंड ये ट्रेडेबल होता है, सेकेंडरी मार्केट भी इसकी अवेलेबल रहती है। और इसके केस में मिनिमम जो अमाउंट रहेगा दैट इज 5 लाख रुपीज। 5 लाख का मिनिमम अमाउंट रहेगा, या फिर 5 लाख का मल्टीपल रहेगा, मल्टीपल ऑफ 5 लाख रुपीज और देयर ऑन। ठीक है, दैट्स द डिनोमिनेशन ऑफ द सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और अगर हम बात करें रिलेटेड टू द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी रहती है कम से कम 7 दिनों की, मैक्सिमम रहेगी 12 महीने की अगर बैंक्स के लिए बात करते हैं। एंड इफ दीज आर इशूड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो फिर मैक्सिमम मैच्योरिटी जो होती है वो 3 साल तक की हो सकती है। यानी कि अगर बैंक इशू कर रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को तो मैक्सिमम मैच्योरिटी वुड बी ऑफ 1 ईयर, 12 महीने की। लेकिन अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करती है तो उसके केस में मैक्सिमम मैच्योरिटी 3 साल तक की हो सकती है, और ये डीमैट फॉर्मेट में रहता है। एंड एनआरआईज जो होते हैं वो भी सीडी में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये नॉन रिपिटेशन बेसिस पर इन्वेस्टमेंट होगी। यानी कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट करा है इसमें वो आप अपनी होम टाउन में जो रिस्ट्रिक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही पैसा बाहर लेके जा सकते हैं, पूरा का पूरा पैसा बाहर लेके नहीं जा सकते हैं। तो चाहे इंडिविजुअल्स हो, कॉरपोरेशंस हो, ट्रस्ट हो, म्यूचुअल फंड हो, एसोसिएशंस हो, एनआरआईज हो, दीज कैन बी इन्वेस्टिंग इनटू द सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, हु विल बी द इशूअर्स? इशूअर्स कौन कौन हो सकते हैं? हु विल बी द इशूअर्स? जितने भी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं दोज कैन बी इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, लेकिन रीजनल रूरल बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू नहीं कर सकते हैं, लोकल एरिया बैंक्स इशू नहीं कर सकते हैं, और जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एआईएफआई बोल देते हैं जिनको हम, विच हैव बीन परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर सकती हैं। और उसके केस में मिनिमम मैच्योरिटी 7 डेज और मैक्सिमम मैच्योरिटी 3 साल की रहेगी। लेकिन जब हम बैंक्स के द्वारा इशुएंस की बात करते हैं so minimum maturity is 7 days and maximum is of 12 months. And maximum is of 12 months. Clear with it? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। सो दीज आर द मेन फीचर्स एंड ऑल अबाउट द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और साथ ही साथ ध्यान रखना
कि issue size is now not 1 lakh rupees, it is 5 lakh and multiple of 5 lakh. इट इज 5 लाख एंड मल्टीपल ऑफ 5 लाख, और इनको डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जाता है, एंड कोई भी लोन नहीं मिल सकता, कोई भी बायबैक नहीं हो सकता, एंड दीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बिकॉज आई टोल्ड यू दीज आर नेगोशिएबल, दीज आर नेगोशिएबल। एंड कौन से इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं? दीज आर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दीज आर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर विद इट? चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज रिलेटेड टू द रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होता है? आपने पैसे ट्रांसफर करने हैं, आप पैसे कैसे भेज सकते हो एक दूसरे को? आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी दे सकते हो, आप चेक के थ्रू भी दे सकते हो, आप टेलीग्राफिक ट्रांसफर भी कर सकते हो, पे ऑर्डर भी कर सकते हो, मेल ट्रांसफर भी कर सकते हो, दीज आर अवेलेबल। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल इंडिया बढ़ा तो अब यूज होता है वर्ड्स एनईएफटी एंड द आरटीजीएस। अब एनईएफटी क्या होता है? व्हाट इज एनईएफटी? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अच्छा, एनईएफटी के केस में क्या ये 24/7 चलती है सर्विस? यस, दिस इज 24/7 ऑपरेबल। अगर हम एनईएफटी की बात करें तो एनईएफटी इज 24/7 ऑपरेबल। और कितने बैचेस होते हैं? 48 हाफ आवरली बैचेस आर अवेलेबल। 48 हाफ आवरली बैचेस आर अवेलेबल। और ये नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, जो कि किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट होता है। दिस इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड 1-to-1 ट्रांसफर बेसिस आपको ये इनेबल करता है। नेटिंग सिस्टम के आधार पर ये चलता है। इंडिविजुअल्स हो गई, कंपनीज हो गई, कॉर्पोरेट्स हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, एनआरआईज हो गए, दोज कैन बी यूजिंग द एनईएफटी, एंड देयर इज नो मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट। कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं है, कितना भी अमाउंट आप एनईएफटी के थ्रू सेंड कर सकते हो, ट्रांजेक्ट कर सकते हो। एंड फर्दर बैंक्स जो है वो अपनी लिमिट लगा सकते हैं, लाइक पर ट्रांजेक्शन लिमिट या डेली ट्रांजेक्शन कैप लगा सकते हैं। और अब तो क्या हुआ है कि आरबीआई ने डायरेक्शंस दे दी हैं कि प्रोसेसिंग चार्जेस हम नहीं लगाएंगे, जो भी ऑनलाइन एनईएफटी ट्रांजेक्शन होंगी उनके ऊपर प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगाएंगे। ऑनलाइन मोड में बैंक्स भी जनरली ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लगाते हैं। एंड फर्दर जो ब्रांच ट्रांजेक्शन है उनमें नॉमिनल चार्जेस अवेलेबल रहते हैं। और कौन कौन सी डिटेल्स जरूरी रहती है? विच डिटेल्स आर रिक्वायर्ड? देखो, बेनिफिशियरी का यानी कि जिसको पैसे आपने भेजने हैं उनका नेम, ठीक है, और उनका अकाउंट नंबर मैंडेटरी रहता है। इसके अलावा आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल स्टैंडर्ड कोड जो है वो चाहिए रहेगा। और डेफिनेटली जो अमाउंट आपने ट्रांजेक्ट करना है वो आपको बताना पड़ेगा। सो दीज डिटेल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये चीज रिक्वायर्ड है। और इन केस अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है, द अमाउंट इज टू बी रिवर्स विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 आवर्स। अगर मान लो ट्रांजेक्शन जो है वो फेल हो गई, ट्रांजेक्शन जो चल रही थी वो हो गई फेल, तो पैसा जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। द अमाउंट विल बी रिफंडेड इन हाउ मेनी आवर्स? 2 घंटे के अंदर अंदर जो अमाउंट है उसे रिफंड कर दिया जाएगा, राइट। और इन केस अगर डिले होता है तो फिर कंपनसेशन बैंक को पे करनी पड़ेगी। अब ये सिस्टम काफी सिक्योर्ड होता है, रिलायबल है, नेशन वाइड ये पूरी की पूरी कंट्री में अवेलेबल है। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, रिटेल एंड कॉर्पोरेट पेमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है, एंड डेफिनेटली बल्क पेमेंट्स भी ये सपोर्ट करता है। क्लियर? अच्छा, व्हाट अबाउट द आरटीजीएस? ये तो हो गया एनईएफटी के बारे में, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर स्कीम के बारे में हो गया। बट अबाउट द आरटीजीएस? आरटीजीएस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। it is real time gross settlement system. नाउ ये सिस्टम क्या होता है? दिस इज जहां पर एनईएफटी नेटिंग बेस पर चलता है, आरटीजीएस ग्रॉस सेटलमेंट बेस पर चलता है। जो नेटिंग होती है ना, उसका मतलब क्या होता है? नेटिंग मींस कि आप 1-to-1 ट्रांजेक्शन अगर करते भी हो, लेट्स से बैंक ए ने 3 लाख रुपए देने थे बैंक बी के, और बैंक बी ने 5 लाख देने थे ट्रांजेक्शन के थ्रू बैंक ए के, तो नेटिंग सेटलमेंट होगी, यानी कि नेट बैंक बी जो है वो 2 लाख रुपए दे देगा बैंक ए को। हाफ एवरली बैचेस के ऊपर सेटलमेंट होती है नेफ्ट बेसिस पर। Now let's have a look at the case of the NEFT, RTGS. RTGS is real time, यानी कि ट्रांजेक्शन्स को इमीडिएटली प्रोसेस किया जाता है, और इसके केस में एक यूटीआर नंबर, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर वुड बी अवेलेबल, ठीक है। और ये सर्विस अब 24/7 अवेलेबल है। काइंडली प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, दिस इज 24/7 अवेलेबल सर्विस। 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहती है, संडेज को, बैंक हॉलीडेज को, हर दिन ये अवेलेबल रहती है। लेकिन इसके केस में मिनिमम अमाउंट है,
मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए, 2 लाख रुपए का, यानी कि अगर आपको आरटीजीएस करना है तो मिनिमम अमाउंट शुड बी ऑफ रुपीज 2 लाख रुपीज। अपर लिमिट कोई नहीं है लेकिन लोअर लिमिट है। और सेंडर इनिशिएट करता है आरटीजीएस को, बैंक वेरीफाई करता है डिटेल को, फॉरवर्ड कर देता है आरटीजीएस सिस्टम को। आरबीआई जो है वो डेबिट करता है सेंट्रल बैंक के अकाउंट को और बेनिफिशियरी बैंक के अकाउंट को कर देता है क्रेडिट रियल टाइम में, और बेनिफिशियरी को क्रेडिट मिल जाता है इमीडिएटली। एंड जो सेटलमेंट होती है डेट इज फाइनल एंड इररिवोकेबल, उसको कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज डेट इज सेटल्ड इंस्टेंटेनियसली। और जो भी ऑनलाइन आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस है उसके लिए प्रोसेसिंग चार्जेस को वेव ऑफ किया गया है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये हाई वैल्यू पेमेंट सिस्टम है, इमीडिएट सेटलमेंट होती है, कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता बैंक्स के बीच में। और इसके केस में एक यूटीआर नंबर दिया जाता है, एज आई टोल्ड यू यूटीआर नंबर इज गिवन। एंड अगर क्रेडिट नहीं होता तो विद इन 30 मिनट्स द अमाउंट इज टू बी रिफंडेड बैक, अमाउंट को रिटर्न बैक करना पड़ेगा। और अगर डिले होता है तो आरबीआई की गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन भी पे करनी पड़ेगी, कंपनसेशन इज टू बी पेड। ओके, तो ये रियल टाइम बेसिस पर है। मिनिमम अमाउंट 2 लाख का चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बेसिस पर है, और स्पीड इमीडिएट है, स्पीड इज इमीडिएट, राइट। राइट, दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.